सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ये कैपेसिटर है, ये एसी सोर्स है। और ये कैपेसिटर है। ठीक है। नो लुक हियर, मैंने इसे उसको ऐसे बनाने के लिए कहा है, एक गोल बना दूं, बीच में साइन वेव डाल दूं, तो ये एसी सोर्स हो गया। ठीक है। अब मानो कि यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई, द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा, तो सबसे पहले मैंने बताया था वोल्टेज देखो इसका क्या है। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे आप बोलिए। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होगा बोलो यहाँ से, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा। ठीक है। अगर ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, तो ई क्या है जल्दी बोलो यहाँ से, ईएमएफ। व्हाट इज दैट जल्दी बताओ, ईएमएफ। अब बताओ ईएमएफ का डेटा आप कैसे निकालते हो बच्चा। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ईएमएफ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो Q बराबर सी इंटू ई हो जाएगा। सी इंटू क्या हो जाएगा, ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा बोलो सबको, Q बाई सी। Q बाई क्या हो जाएगा, सी। तो ई की जगह आप क्या लिखेंगे बोलो सबको, Q बाई सी लिखेंगे। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन। ई की जगह Q बाई सी लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, सी ई नॉट, और क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, साइन ओमेगा। ठीक है। सी क्या है, कैपेसिटर, और ई नॉट क्या है बोलिए, वोल्टेज। तो सी ई नॉट बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्यू नॉट, बोलो हाँ या ना। क्यू बराबर सी वी। तो वी का काम ये कर रहा है, सी का काम ये कर रहा है। तो बताओ यहाँ से क्यू नॉट सी ई नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं बोलो सब कोई, क्यू नॉट लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गया, क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा। पहले ये समझ में आया नहीं आया, फिर से देख लो। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने इसका वोल्टेज लिया। अब V बराबर Q बाय सी होता है, तो Q बराबर सी ई नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। सी ई नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, Q नॉट। तो Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी आ गया क्या। Q क्या है जल्दी बोलो, चार्ज। Q क्या है जल्दी बोलो, चार्ज। Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन व्हाट जल्दी बताइए, कैपेसिटर। तो Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। ओके। तो Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। अब अगर ये जैसे आ गया Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का वैल्यू क्या आपको मालूम है, होता है dq बाई dt। dq बाई क्या होता है, dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज व्हाट जल्दी बताइए, करंट। मैंने बोला था पहला डेटा आपको ईएमएफ निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे आप बोलिए, करंट कैसे निकालिएगा बोलिए सब कोई। करंट बराबर dq बाई dt, और dq q की जगह क्या है बोलो, q नॉट साइन ओमेगा। तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, साइन ओमेगा टी बाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। क्यू नॉट को बाहर कर दीजिए, क्या आ जाएगा बोलिए सब कोई, टी साइन ओमेगा टी बाई क्या हो जाएगा, ये करंट का वैल्यू आया। और यहाँ पे क्या है बोलिए, क्यू नॉट। साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस या कॉस, कॉस होता है। और डिफरेंशिएशन में एक्स्ट्रा एंगल है, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड। मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड, बोलो भैया ना। इसमें क्या करेंगे बोलो, मल्टीप्लाई। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बोलो, डिवाइड। तो क्या एक्सप्रेशन आ गया बोलो सब कोई, आई नॉट, सॉरी, क्यू नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आया नहीं आया। तो आई का वैल्यू कितना आ गया बोलो, क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब क्यू नॉट ओमेगा को क्या माइनस, कहा माइनस, इसका स्क्वायर। एंगल के साथ बाहर टर्म मल्टीप्लाई कब से होने लगा, नहीं होता है मल्टीप्लाई, ये नहीं होगा मल्टीप्लाई। आया समझ में।
तो क्यू बराबर क्यू नॉट ओमेगा और क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति आया सबको समझ में ठीक ना। अब एक बार बताना सबको ही ठीक ना, यहाँ पे ये टर्म आया ओमेगा सी। अब यहाँ पे करंट आपने निकाला, क्या निकाला आपने करंट, और यहाँ पे आपका निकला है वोल्टेज। क्या निकला है बोलो वोल्टेज। तो अगर ये करंट निकला है तो बताओ कॉस ओमेगा टी है। अब मुझे ये बताओ कॉस को साइन के टर्म में आप कैसे लिख सकते हो, कॉस को साइन के टर्म में आप कैसे लिख सकते हैं बोलो। कुछ छूट रहा है क्या। सी ई नॉट को क्यू नॉट लिखा, यहाँ से चार्ज निकाला, ईएमएफ आया ना, सी टर्म एक्स्ट्रा छूट रहा है यार। सी इंटू ई नॉट को क्यू नॉट लिखा। अच्छा देखो यार क्यू नॉट, हाँ सुनो, ये क्लियर है सभी, आया करंट। अब एक बात बताना सबको, क्यू नॉट कहाँ से आया था, सी ई नॉट से आया था। क्यू नॉट किससे आया था बोलो, सी ई नॉट ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा ना। अब फर्दर इसको ऐसे लिखो, ई नॉट को एक साथ लिखो, ई नॉट को लिखो और ओमेगा इंटू सी को साथ में लिखो, इंटू कॉस ओमेगा टी करो। ओके, अब इस ओमेगा सी को नीचे भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं नीचे ऐसे, ई नॉट बाय 1 ओमेगा सी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, सोच के बताओ। अगर ये नीचे का नीचे ये ऊपर चला जाएगा क्या, बोलो यार नहीं होगा क्या। अगर ये नीचे का नीचे रहेगा तो किधर चला जाएगा ऊपर, तो इसमें से डिवाइड कर दिया। बोलो ना फिर से देखो सारे बच्चे, मैंने आई का एक्सप्रेशन लाया डिफरेंशिएट करके ओमेगा एक्स्ट्रा टर्म टू क्यू नॉट इनटू ओमेगा कौन सा ओमेगा टी था। हमें क्यू नॉट का डेटा कहाँ से आया जल्दी बोलो, सी ई नॉट से है, यहाँ से लिखो सी ई नॉट ठीक है। अब ई नॉट को अलग कर लो और ओमेगा और सी को क्या कर लो साथ में, और ओमेगा और सी को अगर नीचे ले जाएगी तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा ओमेगा सी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। और 1 बाय ओमेगा सी जो होता है वो होता है एक्स सी। क्या होता है बोलो एक्स सी, ठीक ना। एक्स सी क्या है, दिस इज बेसिकली रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर। बोलो सब कोई, रेजिस्टेंस ड्यू टू वर्ड जल्दी बताइए कैपेसिटर। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह देते हैं। क्या कहते हैं बोलो यहाँ से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दे देते हैं। वन बाय ओमेगा सी को या तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर कह लो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह लो। अगर ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है बोलो सबको, क्या होता है बोलो ओम। इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, हो जाएगा। हम थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे, आई बराबर ऊपर वोल्टेज है, ई नॉट क्या है बोले वोल्टेज, और 1 बाय ओमेगा सी क्या है रेजिस्टेंस, तो ई नॉट बाय एक्स सी हो जाएगा, इनको क्या हो जाएगा। अब बोलो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस वी बाय आर क्या होता है, वी बाय आर क्या होता है, ओम्स लॉ बोलो बोलो यार, करंट होता है। तो क्या हो जाएगा ये आई नॉट कॉस ओमेगा टी, बोला आया नहीं आया, आई का वैल्यू किसके बराबर आया बोलो यहाँ से, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, फिर से देखो, ये क्या है बोलो वोल्टेज, ये क्या है बोलो रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस क्या होता है कॉस ओमेगा टी। आ गया कोई दिक्कत। अब कॉस ओमेगा टी को वैल्यू बोलो यहाँ से, कॉस ओमेगा टी को लिख लेते हैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा पाई बाय टू, या 90 डिग्री प्लस पाई बाय टू लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कौन सा थीटा होता है कॉस थीटा, तो आई बराबर ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट, सारे बच्चे बोलना साइन ओमेगा टी प्लस क्या चीज पाई बाय टू। उन्हें याद करो पहला स्टेप है क्या निकालो, मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप में क्या निकालो वोल्टेज, और सेकेंड स्टेप में क्या निकालो करंट, निकालना दोनों। एक्सप्रेशन थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है बोलो सबको, और वहां पर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री ऐड किया या माइनस किया, ऐड किया, आगे या पीछे, तो 90 डिग्री ये आगे हो रहा है, कितना आगे हो रहा है 90 डिग्री आगे, तो लिखेंगे इट, यहाँ पे किस से वोल्टेज से आगे हो रहा है, तो ये करंट इज एबव
सॉरी, करंट एक्सीड्स वोल्टेज बाय फेज ऑफ, कितने फेज से कर रहा है जल्दी बताओ, 90 डिग्री हो रहा है क्या, और π/2, यार बोलो हाँ या ना। अब 90 डिग्री बताओ, इसे एक्सप्रेशन को कंपेयर करना सीखेगा। वहां पे तुम जब इंडक्टर का अगर एक्सप्रेशन निकाले थे तो वहां पे 90 डिग्री माइनस कर रहे थे, और यहाँ पे 90 डिग्री क्या कर रहे हो, प्लस। और प्लस करोगे तो बताओ ये 90 डिग्री आगे होंगे, और आगे कैसे बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आगे, और क्लॉकवाइज कैसे बनाते हैं, पीछे, तो बनेगा क्या, तो ये 90 डिग्री आगे है, किससे आगे जल्दी बताओ, वोल्टेज से, तो वोल्टेज से ये 90 डिग्री क्या है बोलो, आगे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, सारे बच्चे बताना ये किसका एक्सप्रेशन है बोलो, वोल्टेज का, और ये किसका एक्सप्रेशन है, करंट का। करंट कितना एंगल आगे, 90 डिग्री, और वोल्टेज का वैल्यू ये है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, तो मेरा वोल्टेज निकल गया, और क्या निकल गया, करंट। थर्ड क्या निकालते हैं बोलो, थर्ड क्या निकालते हैं, फेज डिफरेंस, वेरी गुड। थर्ड, फोर्थ क्या निकालते हैं, फेजर डायग्राम, फिर क्या निकालते हैं, ग्राफ, और ग्राफ के बाद पावर एवरेज निकालते हैं क्या। चलो ये कॉपी कीजिए जल्दी से, वो निकालेंगे हम लोग।
क्लियर है आगे सभी को? चलो, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ करंट और वोल्टेज समझ में आ गया होगा। तीसरा स्टेप क्या होता है हम लोग का? फेज डिफरेंस निकालो। चलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करके बताओ यार, कितना फेज डिफरेंस होगा? कितने डिग्री का बोलो? 90 डिग्री का होगा। बिकॉज ई का वैल्यू क्या निकला है, सभी को एक साथ बोलोगे मेरे? ई नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि आई क्या निकला है? साइन फाइव बाई टू बोले तो 90 डिग्री। कंसिडर इट टू बी बच्चा फाइव वन, इट टू बी क्या चलिए बोलो फाइव टू। तो फाइव टू माइनस फाइव वन इज इक्वल टू डेल्टा फाइव हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा फाइव। दिस इज कॉल्ड एज अ फेज डिफरेंस। क्या कहलाता है बोलो ये? व्हाट इज फेज डिफरेंस? कितने डिग्री का बोलो? 90 डिग्री। फाइव बाई टू का या फिर कौन से डिग्री का बोलो? ठीक है, फेज डिफरेंस आ गया। उसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग बोलो, क्या बनाते हैं? फेजर डायग्राम बनाते हैं। वेरी गुड। तो थर्ड स्टेप अपना हो गया, ये थर्ड हो गया 90 डिग्री का। अब हम लोग बनाएंगे फेजर डायग्राम। क्या बनाएंगे? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आप कैसे बनाओगे? फेजर डायग्राम में याद करो, ये वाला वाई एक्सिस और ये वाला कौन सा एक्सिस? एक्स। यहाँ पे हम लोग किसको लिखते हैं बोलो? साइन ओमेगा टी। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, बोलो आया ना? इससे 90 डिग्री ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? बताए थे ना। और 90 डिग्री ज्यादा वाई पे पहुंच जाओगे, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? आई बराबर आई नॉट, या तो कॉस ओमेगा टी या फिर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। आप चाहो तो कॉस ओमेगा टी भी लिख लो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? दिस कॉल कौन सा डायग्राम? फेजर डायग्राम। नाउ इट इज द टाइम फॉर व्हाट, जल्दी बताइए? ग्राफ। कैसे बताइए? ग्राफ। इसको और क्या लिख सकते हैं बोलो? ऐसे बोलो, क्या लिखेंगे बोलो ऐसे? लिख ही लो, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बहुत ही बढ़िया, सही है। अब साइन ओमेगा टी का ग्राफ किधर से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से या ऊपर से? ओरिजिन से। और कॉस का? ऊपर से। तो चलो ग्राफ बना लो इसका। कहना है ये कौन सा एक्सिस है बोलो? वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाओगे आप, और साइन ओमेगा टी का ग्राफ किधर से स्टार्ट होगा? बॉटम लाइन से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे जाएगा ऐसे करके, बोलो हाँ या ना? तो ये ई का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा बोलो? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अग्री कर रहे हो क्या? और आई का ग्राफ क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। और कॉस का किधर से स्टार्ट होता है? ऊपर से स्टार्ट होता है। तो कॉस का ग्राफ ऊपर पकड़िएगा पॉइंट को, नीचे जाते हुए फिर ऐसे करके ले जाइए। बोलो आया नहीं आया? तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा बोलो? ये आई नॉट का डेटा है, और ये किसका डेटा है बोलो? ई नॉट। आ गया क्या? तो ये किसका ग्राफ हुआ जल्दी बोलो? आई का। आई का क्या लिखेंगे वैल्यू? आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ग्राफ मैंने आपको बनवा दिया है ऑलरेडी, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? फोर, और ये क्या हो गया? फाइव। सिक्स क्या निकालते हैं बोलो? पी एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पी एवरेज। पी एवरेज नो लिखे है। अगर मैं कहूँ पी एवरेज, तो एवरेज पावर आपको बताया था निकालते कैसे हैं। पावर एवरेज क्या हो जाएगा बोलो? कहने से आई इंटू ई, आई इंटू वी इज अ पावर। आई का वैल्यू कितना है बोलो? आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और ई का क्या है बोलो? ई नॉट साइन ओमेगा। एवरेज निकालने का तरीका, दोनों साइड एवरेज का सिंबल डालो, एवरेज का सिंबल डालो। ठीक है, आई नॉट ई नॉट को बाहर कर लो। आई नॉट ई नॉट बाहर हो गया, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर बोलो? कॉस ओमेगा टी। और क्या बचा बोलो? साइन ओमेगा। फिर से बोला, फुल साइकिल के लिए साइन और कॉस दोनों कितने हो जाते हैं? जीरो। बताना है ना, एवरेज निकाल रहे हो ना? साइन और कॉस का डेटा कितना होता है? जीरो। डन द मैनी मोर क्वेश्चंस एवरेज वाले में, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो पावर एवरेज कितना आ जाएगा? जीरो। बताओ इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट दोनों के अंदर पावर एवरेज का वैल्यू कितना होता है? क्लियर हो गया सभी को? दिस इज पॉइंट नंबर सिक्स। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जान लो। और एक्स्ट्रा चीज में क्या आया? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का टर्म आया। क्या है बताइए? रेजिस्टेंस। इसको हम लोगों ने कहा कैपेसिटिव। क्या कहा बोलो? रिएक्टेंस। क्या कहा बोलो? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और क्या चीज से रिप्रेजेंट किया? एक्स सी से।
और एक्सी का वैल्यू कितने के बराबर आया? 1/ओमेगा सी। ये ना वेरी इजी और स्मूथ है। हम क्रोनोलॉजी बस देखते चलो फटाफट फटाफट बस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही चलता है पूरा चैप्टर में। जैसे एक सर्किट किया अब दोनों कॉम्बिनेशन होना चालू होगा, तीन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज पैरेलल में, चैप्टर का 80% हिस्सा खत्म। उसके बाद रेजोनेंस आ जाता है, पैरेलल सीरीज करवा देंगे, चैप्टर एंड हो जाएगा। लास्ट में एक अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर बचा है जो कि पिछले चैप्टर में करना था। वैसे एसी जनरेटर तुमने पढ़ा ही है, क्लास 10 में पढ़ा था ना। वो मोटर जो रोटेट करता है 50% रोटेशन के बाद एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है करंट, बताया होगा टीचर ने। वही चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू 1 बाय क्या चीज? ओमेगा सी। ओमेगा जो 2 पाई एफ लिख सकते हैं क्या? वही जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ। सारे बच्चे बताना एक्स सी और एफ का क्या रिलेशन है, इनवर्सली या डायरेक्टली? इनवर्सली। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, तो एक्स सी और एफ के बीच में ग्राफ बनाइए। कैसा ग्राफ बनेगा बताओ, इनवर्स या डायरेक्ट का? इनवर्स का। तो इनवर्स का ग्राफ अगर बनाएंगे तो इनवर्स का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, बनेगा क्या? तो मतलब फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटे। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा कंडीशंस ले लीजिए और एसी लीजिए। एफ का वैल्यू फाइनाइट होता है, एफ का वैल्यू क्या होता है? फाइनाइट। तो एक्सी का ही वैल्यू क्या हो जाएगा? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब कोई ना कोई नंबर ही होगा। अरे बोलो, एसी फ्रीक्वेंसी का कुछ वैल्यू होता है, 50 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, कुछ ना कुछ तो होगी। तो ये वैल्यू जब रखोगे तो कोई ना कोई डेटा आ जाएगा ना। और अगर डीसी के लिए रखो, किसके लिए रखो बोलो उसे? डीसी। एसी के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितनी? डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एसी में आएगा, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो रखे तो क्या हो जाएगा? एक्सी बराबर 1/2 पाई इंटू जीरो इंटू सी, बोलो हाँ या ना? 1/0 इंफिनिटी। एक्सी का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है। अब देखो खासियत क्या है इसका, अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, डीसी का थोड़ा मीनिंग समझना। अगर ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो है डीसी के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए, तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर का वैल्यू इंफिनिटी है। थोड़ा फील करना मीनिंग को। मानो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, और कैपेसिटर में आपने मान के चलो स्टार्टिंग में करंट का फ्लो करा है और डीसी करंट का फ्लो करा है। स्टार्टिंग फेज में आप देखना, जब कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है, जब कैपेसिटर चार्ज स्टार्टिंग में जब चार्ज नहीं होता है तो यहां से करंट डायरेक्टली पास कर जाता है और ये फुल्ली चार्ज होता है, करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। ये आप लोग ग्रोथ और डिके ऑफ करंट पढ़े हैं आप लोग, चार्ज वहां देखिएगा। तो मैं चलो तो समझा देता हूँ, नॉर्मली समझो। डीसी करंट कौन सा करंट होता है? इससे पहले वाला जितने करंट है सब डीसी है, जैसे आप बैटरी लगा रखे हो। मैंने यहाँ से फ्लो करने की कोशिश किया, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है बोलो? इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस वो फैक्टर होता है जिससे करंट का अपोजिशन होता है। तो ये क्या करेगा, बोलेगा करंट को हम जाने नहीं देंगे तुमको अपने साइड से, करंट को हेल्प में रखेगा ये। इट रेजिस्ट द करंट। और जल्दी बताए यहाँ से, इट रेसिस्ट करंट, जल्दी बताए यहाँ से, दी करंट। करंट को रोक के रखेगा, और करंट को अगर रोक के रखेगा तो एक्सी का वैल्यू कितना, जल्दी बताओ? इन्फिनिटी। और एक्सी अगर इन्फिनिटी है तो डीसी का वैल्यू जो हो जाएगा, इससे डीसी पास करती है क्या? रेजिस्टेंस इनफिनिट है, क्या डीसी पास करती है? नहीं, डीसी को यहाँ पे ये आके स्टॉप कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे डीसी का वैल्यू जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। पास ही नहीं करेगा तो जाएगा क्या? फुल्ली चार्ज कैपेसिटर से कभी भी करंट नहीं पास होता। इसका मतलब यही हो गया, समझ में आई बात है? अरे रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस का मीनिंग समझो फिजिकली, क्या मतलब हुआ रेजिस्टेंस का? एक बैरिकेडिंग, आप जा रहे हैं यहाँ पे, 1,500 जवान को खड़ा कर दिया जाए, कैसे क्रॉस करेंगे आप? या इतना ही ज्यादा जाम लग गया तो कैसे, इवन पैदल चलने का रास्ता नहीं है, वही बात हो गया ना इसके लिए। इतना हेवी रेजिस्टेंस आएगी, पास ही नहीं कर पाएगा। तो डीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? खत्म हो गया डीसी, यहाँ डीसी ला ही नहीं करेगा। तो एक्चुअली याद रखना ना, डीसी करंट को ये पास नहीं होने देता। अब सोच के बताओ, अगर मैं ऐसे बताना, एसी प्लस डीसी दोनों को मिला के इससे पास करूं, थोड़ा एसी थोड़ा डीसी, ऐसा होता है रेक्टिफायर में, ऐसा होता है। एसी बिहेवियर भी होता है और डीसी भी। मतलब क्या चीज पास कर जाएगा? एसी पास करेगा क्या? एसी पास करेगा? एसी पास करेगा? हाँ एसी पास कर जाएगा, एसी का सर्टेन फाइनाइट वैल्यू है। रेजिस्टेंस लगेगा तो कम लगाएगा, पर इसमें रेजिस्टेंस काफी हाई लगा तो रोक के रख लेगा। तो बताओ डीसी इधर आ गया, बताओ डीसी को छान के हटा दिया गया ना, बोलो हाँ या ना? ऐसा मानो कि जैसे लेटर सपोज
ऐसा मानो कि आपके पास वहीं पे ऐसा ऐसा कंसीडर कीजिए कि आपके पास छोटे-छोटे गोल्ड के नगेट्स हैं, टुकड़े गोल्ड के नगेट्स हैं और आपको वो धूल में मिला, मतलब कहीं बालू रखा था उसमें बहुत सारे नगेट्स दिख गए तुमको, तो तुम क्या करोगे? कार्व करके नगेट्स को लाओगे और पानी से उसको छानोगे, छानोगे तो क्या हो जाएगा? अगर नगेट्स थोड़ा बड़ा है तो वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और बालू कण सब कुछ फ़िल्टर पेपर किधर चला है? नीचे। तो वो तो क्या छन के आ गया आपके पास, गोल्ड आ गया, तो गोल्ड बचा रह गया और निकल कौन गया? गंदगी निकल गई। तो ऐसा मानो एसी निकल गया और डीसी बच गया। एसी अगर बच गया तो याद रखना, ये जो कैपेसिटर होता है, ये एज़ अ डीसी फ़िल्टर का काम करता है। किसका काम करता है? डीसी फ़िल्टर। ये बैटरी भी नहीं पाएगी डीसी करंट को। ये बोलते हैं डीसी करंट छाँट के निकाल लेंगे उससे। याद रखिएगा जब कभी कैपेसिटर के बारे में बात किया जाए, कैपेसिटर विल बिहेव एज़ कैपेसिटर विल बिहेव एज़ कैसे बिहेव करेगा जल्दी बताओ यहाँ से? कैपेसिटर अगर कोई आपसे पूछे तो कैसे बिहेव करता है बताओ? इट बिहेव एज़ डीसी फ़िल्टर। किसकी तरह बिहेव करेगा बोलो? डीसी फ़िल्टर। इसी करंट को रोक के रख लेता है ये, ठीक है? इस कारण से आगे चल के आप डिवाइस पढ़ोगे, जहाँ पे हम लोग वही बोला रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक सर्किट होता है जिसको कहते हैं, कौन सा सर्किट कहते हैं? और फ़िल्टर सर्किट के अंदर कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। सोचो एक ऐसा करंट आपके पास आ जाए, इसके अंदर एसी बिहेवियर भी है और डीसी बिहेवियर भी है, वही वाली बात हो गई। माइनो भी है और सोना भी है। तो सोने को अगर छानना है तो पानी में मिला दो और सारे के सारे सैंड को नीचे बैठा दो और सोना आपका नगेट ऊपर आ जाएगा। आया समझ में? वही रखिए इसको। इट विल बिहेव एज़ व्हाट चल पता है? डीसी फ़िल्टर। मैंने इंडक्टर में इससे पहले पढ़ा। क्या पढ़ा? इंडक्टर। इंडक्टर में एक्सएल लिखा था। क्या लिखा था? और वो बराबर लिखा था ओमेगा एल। बोलो हाँ या ना? और ओमेगा एल लिखोगे तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखोगे। तो बताओ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 किसके लिए होता है? डीसी के लिए। जिसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है एक्सएल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। किसी को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। कुछ कौन जाएगा बोलो? एसी। तो जो इंडक्टर है वो एसी फ़िल्टर है और जो कैपेसिटर है वो डीसी फ़िल्टर है। याद रखिएगा। तो इंडक्टर कौन-सा फ़िल्टर हो जाएगा बोलो सब कोई? इंडक्टर इज़ एसी फ़िल्टर और ये कौन-सा फ़िल्टर होगा जल्दी बताइए? डीसी फ़िल्टर। फ़िल्टर का मतलब समझ में आया? फ़िल्टर वो चीज़ जो रोक के रख लिया है। वो पानी वाला एग्ज़ाम्पल याद रखना। फ़िल्टर का मतलब ये नहीं अब चाय छन्नी मत ले लेना। चाय पत्ती थोड़ी खाते हैं, चाय पीते हैं। तो चाय तो नीचे चला गया, मैं उल्टा लेने कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? जो चाय पत्ती मतलब सॉरी जो उसके ऊपर बचा हुआ है। अच्छा ऐसा मानो कि गाय के पॉइंट ऑफ व्यू से गाय खाना खाती है, तो गाय को कभी-कभार देखोगे भूसे में ना उससे चाय पत्ती मिलाई जाती है। प्रोटेस्ट लगता है उससे, खा जाती है वो या फिर उसके लिए काफ़ी टेस्टी सा लगता है वो उसको। तो आप बताओ यार, तो गाय चाय पिएगी क्या? और आपके चाय से गाय का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना है। कम से कम उसको 3-4 लीटर चाय चाहिए और अपने ही दूध का क्यों प्रोडक्ट खाएँगी वो? सही बात है, उसी से निकाल के उसी को दे रहे हैं यार मॉडिफ़ाई करके, तो वो उसी का ही है ना। तो बात समझ में आई बातें? अब सोचो, तो डीसी और एसी में क्या बात समझ में आई यहाँ पे? तो बताओ जो चीज़ को फ़िल्टर करके निकाल दिया वो कचरा है, तो एसी को निकाल दिया तो बच गया डीसी, तो डीसी फ़िल्टर। एसी को बचा के डीसी निकाल दिया एसी फ़िल्टर। तो इंडक्टर कौन-सा फ़िल्टर? एसी फ़िल्टर और कैपेसिटर डीसी फ़िल्टर। समझ में आया? ये फ़िल्टर सर्किट का जब चर्चा सेमीकंडक्टिंग के बेसिस में करेंगे, तो आप भूलिएगा मत। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए कॉपी कर लीजिए। हेलो, हेलो। हाँ, बोलिए। कौन बोल प्रियांशु? हेलो।
सारी सर्किट्स क्लियर है प्योर फॉर्म वाली। अब कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? यहाँ तक क्लियर है? हम लोगों ने पढ़ा अभी तक एवरेज, आरएमएस, रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। अब हम लोग कंबाइन करेंगे कैपेसिटिव इंडक्टिव को, ठीक ना? यहाँ सर्किट्स का ही गेम इस चैप्टर में ज्यादा। बना लिए थे ना हम लोग? चलिए देखिए, so the next circuit is basically 7:30 टॉपिक डालेंगे आरएल सर्किट। टॉपिक इज आरएल सर्किट। Now look here, आरएल सर्किट, आर फॉर रेजिस्टेंस, एल फॉर इंडक्टर, दोनों को लगा दो साथ में, बना लो आरएल सर्किट। ठीक है? अब देखो यार, सिंपली समझना, हो गया सभी का लिखा हुआ? ये मान के चलो रेजिस्टेंस आर है और इसका रेजिस्टेंस एक्सएल है, ठीक है? इसका रेजिस्टेंस क्या है बोलो यहां से? आर है, और इसका ये रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर है। अब नाउ होप यू अंडरस्टैंड कि कौन सा सोर्स लगा है बोलो, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, तो पहले नॉर्मल केस लेते हैं। इन केस अगर डीसी होता, इन डीसी सोर्स, ठीक है, तो इसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्यू टू रेजिस्टेंस, बोलो हाँ या ना? और इसके क्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, दैट इज वोल्टेज ड्यू टू इंडक्टर। ठीक है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, सीरीज या पैरेलल? सीरीज ही है भाई, सीधा सीधा लगा हुआ। अगर सीरीज है तो डीसी सोर्सेस के लिए जितना इसका वोल्टेज होगा उतना वोल्टेज इसका होगा, ये इसके बराबर होगा। मतलब जो वोल्टेज आपने लगाया वी, वो टोटल होगा वी आर प्लस वी एल के। ठीक है, किसके लिए? जोन्स के लिए। ये काम आप करते भी आ रहे थे। मान लीजिए मैं 3 रेजिस्टेंसेस लगा हुआ था, तो वी आर वन प्लस वी आर टू प्लस वी आर थ्री करते थे, इज इक्वल्स टू वी नेट, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो टोटल वोल्टेज बस नेट वोल्टेज के बराबर है, बट किस सोर्स के लिए? डीसी। तो क्या सोर्स मेरा डीसी है? नहीं, हमारा सोर्स क्या है? और एसी में सबसे पहले हमको फेजर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसका, फेजर डायग्राम।
ये डायग्राम कैसे बनाएंगे? लुक हियर, ये कौन सा एक्सिस है बोलो, ये कौन सा एक्सिस है? ई का वैल्यू कितने के बराबर होगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब बताओ इंडक्टिव सर्किट में, समझिएगा बात को, इंडक्टिव सर्किट में क्या आगे होता है, वोल्टेज या रेजिस्टेंस, सॉरी वोल्टेज या करंट? तो देखिए देखिए देखिए, सर्किट पलट के देख सकते हैं आप, टेंशन मत लो, मैंने पलट के देखो, पहले इसको छोड़ो यहाँ पे, पहले वोल्टेज अक्रॉस बोलो, कौन आगे है बोलो, वोल्टेज किससे आगे है, कितना एंगल आगे है क्या, वोल्टेज आगे है किससे, करंट से, और पूरे रेजिस्टिव सर्किट में क्या है बोलो, वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में, बोलो हाँ या ना? तो चलो थोड़ा समझना, अगर मान के चलो हम यहाँ करंट ले लें, क्या ले लें, करंट, तो करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की फेजर डायग्राम एक ही तरह से होगा, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना है, जीरो। आप देख लेना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेजर डायग्राम और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो 90 डिग्री आगे है, कितना डिग्री आगे है बोलो, 90 डिग्री आगे, किससे, करंट से, कितना डिग्री आगे बोलो ये, ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट से कितना डिग्री आगे, 90 डिग्री, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं क्या, तो इसको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर लो, ठीक है, और ये वोल्टेज अक्रॉस क्या है जल्दी बताइए, रेजिस्टर, ठीक है। अब ये डायग्राम बच्चे क्या है, वेक्टर, मैंने बोला था फेजर इज अ फॉर्म ऑफ वेक्टर, और वेक्टर को पैरेलली उठा के कहीं भी रख सकते हैं आप, ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को उठा के यहाँ रख लिया, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है, और करंट से किसी अक्रॉस इंडक्टर 90 डिग्री आगे होगा, और आगे हो तो कैसे आगे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, अरे बोलो यार कैसे आगे होगा, पहले पूरा डायग्राम समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, फिर से देखिएगा क्या कौन कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, मैं यहाँ भी आपको समझा सकता हूँ, आई और वी आर का डायरेक्शन सेम या अपोजिट, सेम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बोलो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, और ये क्या है जल्दी बोलो, करंट, कितने का वोल्टेज डिफरेंस है जल्दी बोलो, बताओ ये समझ में आया अब क्या बना है, आगे है तो कैसे आगे होगा बोलो, एंटी क्लॉकवाइज, अब बताओ इन दोनों को सब्ज्यूम करो, मिलाओ इन दोनों को, आई आई मिल गया, वी आर मिल गया, और वी एल कितने डिग्री आगे बन गया, 90 डिग्री, अब समझ में आया कैसे बना, बनेगा यहाँ से, ये फेजर डायग्राम में कौन से सर्किट का जल्दी बोलो, कौन सर्किट चल रहा है आपका, एलआर सर्किट, समझ में आया, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं भैया, तो बताओ ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, सर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का क्या बना लो, हाइपोटेनियस, और इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, कौन सा वेक्टर, और पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो इसको वी नेट मान लो, इसको क्या मान लो बोलो, वी नेट, तो वी नेट का वैल्यू कितने के बराबर हो गया बोलो, रूट अंडर वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, आया नहीं आया, वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, बस समझिएगा, यहाँ वोल्टेज कैसे जोड़ रहे हैं आप, वी आर प्लस वी एल डायरेक्टली आप मैनुअली ऐड कर रहे हो, फिर यहाँ पे क्या आप डायरेक्टली ऐड कर रहे हो, नहीं आप वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा एडिशन कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री और कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली, बोलो है ना, अरे रिजल्टेंट बना है ना, क्या होता है रिजल्टेंट, इंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, कितने का एंगल है दोनों के बीच का, कॉस 90 का वैल्यू, अंडर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो वी एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, यहाँ समझ में आया, ये चीज हो जाता है, आप बताओ सब कोई, तो यहाँ पे तुम अगर डीसी में जा रहे हो तो तुम नॉर्मली ऐड कर दिए, यहाँ पे तुमको वेक्टर एडिशन करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे तुम जो कर रहे हो वो स्केलर एडिशन है, कौन सा एडिशन है, एडिशन है, और यहाँ पे जो आप कर रहे हो कौन सा एडिशन कर रहे हैं आप, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा डीसी और एसी में क्या फर्क है, समझ में आया, अब चलिए और कुछ चीजें, सारे बच्चे बताना, अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस का चर्चा किया, किसका चर्चा किया, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस तीन प्रकार के हम लोगों ने पढ़ लिए अभी तक,
कौन कौन से? प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, इंडक्टिव सर्किट का और कैपेसिटिव सर्किट का, ठीक ना? यहाँ पे तो इंडक्टिव और रेजिस्टिव है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें एंगल लिखूं तो मान के चलो यहाँ तो मैं एंगल बोल रहा हूँ फाई, क्या बोल रहा हूँ? फाई। डायग्राम देख के बताओ तो सारे बच्चे बताना, वी नेट आगे या करंट आगे? वी नेट आगे या करंट आगे? कैसे पता किए? एंटी क्लॉकवाइज आगे, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? नेट वोल्टेज, वोल्टेज एक्सीड्स, किसको एक्सीड करेगा जल्दी बताइए? आई बाई एंगल ऑफ क्या, जल्दी बोलो? 90 डिग्री, फाई ओनली। 90 डिग्री थोड़ी है, फाई एंगल से आगे निकला ना। बोलो हाँ या ना? अब बोलेगा आपको वोल्टेज एंगल निकालो, कैसे एंगल निकालेंगे आप? tan फाई बराबर क्या लिखोगे, बोलो यहाँ से? परपेंडिकुलर बेटा, बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? VL। व्हाट इज बेस? VL कैन बी रिटन एज I इंटू एक्सएल, और ये क्या हो जाएगा? I इंटू आर। आई से आई क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बोलो? एक्सएल बाय आर। तो tan फाइव बराबर बोलो सब कोई, एक्सएल बाय क्या चीज? आर। तो फाइव बराबर tan इनवर्स एक्सएल बाय आर। नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? tan इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्सएल बाय आर। एक्सएल क्या है बोलो? रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर। आर क्या है? रेजिस्टेंस ड्यू टू रेजिस्टर, नॉर्मल रेजिस्टेंस। बोलो हाँ या ना? उनका जो रेशियो होता है वही देता है। और ये कौन सा एंगल निकलेगा जल्दी बताइए? फेज एंगल। कौन सा एंगल निकलेगा बोलो? फेज एंगल। अब चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बताओ ये वी आर है क्या? ये क्या है बोलो? वी आर। वी आर की जगह तुम लिख दो आर, क्या लिख दो? आर। मतलब रेजिस्टेंस का रेजिस्टर, और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, और ये वीएल है तो यहाँ पे लिख दो एक्सएल, क्या लिख दो यहाँ पे? एक्सएल। ठीक है। अब इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालो, इसको कहते हैं जेड। क्या कहते हैं इसको? जेड। फिर से देखना, यहाँ पे वी आर था तो वी आर के लिए क्या लिख दिया? आर। और यहाँ वीएल था, उसकी जगह क्या लिख दिया? एक्सएल। दोनों के बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री। कितने का एंगल है बोलो यहाँ पे? पाई मान लेंगे क्या? तो जेड का वैल्यू कितने के बराबर होगा बोलो खुद ही? बोलो बोलो, जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे यार? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और इस ट्राइंगल को बच्चे, पहले इस जेड को क्या बोलते हैं? जेड को बच्चे हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं बोलो? इम्पीडेंस। और नेट रेजिस्टेंस, और क्या कहते हैं बोलो? इम्पीडेंस, और क्या कहते हैं बोलो? नेट रेजिस्टेंस। ठीक है। और सारे बच्चे बताना यहाँ से tan फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? पेंडिकुलर बाय बेस। तो एक्सएल बाय क्या हो जाएगा? आर। यहाँ से भी निकल जाएगा। मेरी दिक्कत यहाँ से, इसको कहते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं इसको? इम्पीडेंस। और दिस कॉल्ड एज अ नेट वोल्टेज। ठीक है। अब जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इसको। तो ये नेट इम्पीडेंस आ गया। और ये जो ट्राइंगल बना है, दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एज अ इम्पीडेंस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल कहलाता है बोलो? इम्पीडेंस ट्राइंगल। क्या सभी को समझ में आया कैसे बनाया, क्यों बनाया? चलिए एक बार रेकर कर लेते हैं सारी बातों को। कौन कौन सा डिवाइस लगा हुआ है? रेजिस्टेंस और इंडक्टर। रेजिस्टेंस और इंडक्टर का कोई फेज डिफरेंस होता है क्या? सॉरी, वोल्टेज, रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट का कोई फेज डिफरेंस होता है? दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे कौन आगे होता है? वोल्टेज या करंट? वोल्टेज। अरे बोलो हाँ या ना? वोल्टेज या करंट? कितने एंगल से? कैसे पता करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों को सब्ज्यूम करके बना लिए फेजर डायग्राम। ये वीएल हो गया, ये क्या हो गया? वी आर। फाइनली शिफ्ट कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लिए। अब सबकी जगह लिखो यार, बोलो यहाँ से tan फाइव बराबर क्या लिख सकते हैं? वीएल बाय, वीएल की जगह आई इंटू एक्सएल, आई इंटू आर, फॉर्मूला यार, ओम्स लॉ। आई इंटू एक्सएल, एक्सएल इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस, आई इंटू आर रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस। आई आई कैंसिल आउट हो गया, जो वैल्यू हो गया इसको कहते हैं फेज एंगल। अब इन वोल्टेज को रिप्लेस करके अगर तुम रेजिस्टेंस लगा दिए, नेट रेजिस्टेंस जो होता है, उस नेट रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहा जाता है। उसको ऐसे निकालते हैं और नेट वोल्टेज को ऐसे निकालते हैं। ठीक है। और tan फाइव बराबर ये भी ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ एलआर सर्किट क्लियर हुआ हो। कोई दिक्कत किसी को? चलिए लिख लीजिए, आरएल सर्किट या एलआर सर्किट।
बना लिए सब? है ना यार, एक बार बताऊं, उस पूरे के पूरे सर्किट को गौर से रीड करोगे ना, कहीं ना कहीं फेजर पे ओरिएंटेड है, फेजर समझ गया, बस बात खत्म। वंस यू रीड द फेजर सबका आंसर आ जाता है। और ये चैप्टर इजी चैप्टर में से एक है, तो जो है केवल इसमें क्वेश्चन इंप्लीमेंट करना है आंसर लाना। लिखिएगा सी आर सर्किट, सी आर सर्किट। अभी कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? एल आर सर्किट। अब कौन सा पढ़ा? सी आर। सी आर पढ़ेंगे। अभी अगर तुम्हारे पास फेजर का फटाक से आंसर आ जाएगा, देखो कैसे बनता है। पहले सी आर बनाना है, तो एक कैपेसिटर बना दो, एक रेजिस्टर बना दो, और कौन सा सोर्स लगा दो बोलो? क्लियर है? चलिए सारे बच्चे बताना प्लीज। ई का वैल्यू किसके बराबर? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अग्रीड? चलिए फिर से गौर करेंगे सभी कोई, बताना प्लीज। पहले आ जाओ रजिस्टर पे। रजिस्टर में वी आर और आई का डायरेक्शन सेम या अपोजिट होगा? कैपेसिटर में क्या होता है बोलो? करंट आगे होता है या वोल्टेज आगे होता है? करंट आगे होता है। कितना एंगल आगे होता है? तो ऐसे करके लिख सकते हैं 90 डिग्री आगे, आगे तो एंटी क्लॉकवाइज आगे। तो करंट ऐसे है, करंट को रहेगा ऐसे ही, तो वोल्टेज को पीछे कर दो ना यार, वीसी को। नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से 90 डिग्री आगे, तो आगे कैसे बनाएंगे आप? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब बनाते हैं टर्म फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम बनाते हैं? फेजर डायग्राम में बताओ ये क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? वी आर और ये क्या हो जाएगा बोलो? आई। और वीसी किधर हो जाएगा? पीछे आगे हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना बोलो हाँ या ना? आई और वी आर में कोई फेज डिफरेंस नहीं। करंट वोल्टेज से आगे होगा। किसके वोल्टेज से आगे होगा? कैपेसिटर के वोल्टेज से। कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा? आया नहीं आया? बोलो यार। नहीं आया? क्या दिक्कत हुआ बोलिए? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करंट आगे होना चाहिए वोल्टेज से। किसके वोल्टेज से? कैपेसिटर के वोल्टेज। तो कैपेसिटर यहाँ रखिए, यहाँ से 90 डिग्री घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं आई पे पहुंचे। ये प्रोसेस लीजिए थोड़ा। अगर आप यहाँ पे कर दे वीसी, कैसे वीसी ना आगे हो गया उल्टा, वो वीसी को पीछे करना है किससे? करंट से। तो आई और वी दोनों का बनाना पड़ेगा ना। तो करंट तो अपनी जगह पे रहना है ना स्टिक, वोल्टेज को भी पीछे कर दीजिए। अब वोल्टेज से 90 डिग्री ले लीजिए। अब आया? आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना। एंड आगे तो कैसे आगे लेना है? कुछ बच्चा सोच रहा है आगे का मतलब यहीं से आगे हम लेंगे। भाई यहाँ से क्यों नहीं आगे हो सकता? अरे यहाँ पे जाके रुक जाता है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। हाँ, कहीं से भी आप लेंगे, 90 डिग्री मुझे आगे लेना है। कैसे? वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर से करंट 90 डिग्री आगे होता है। आगे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैंने वोल्टेज बनाया, यहाँ से मैं करंट तक 90 डिग्री जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, बात 3 पर आ रहे हैं। नहीं आया? बोलो यार यस और नो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बस यहाँ से इसको उठा के पैरेलली शिफ्ट करो। शिफ्ट कर दिया पैरेलली।
तो ये क्या हो जाएगा बोलो, VC हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर VC हो जाएगा तो VNet का डेटा इधर से आ जाएगा, और VNet कितना आ जाएगा बोलो फिर से, VNet बराबर बोलो सब कोई, VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर हो जाएगा। और VNet की जगह क्या लिखेंगे बोलो, I इंटू Z, और ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू XC का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। I स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो I इंटू Z बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू रूट अंडर बोलो XC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, I से I क्या हो गया, Z बराबर, आ गया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। अब फेज एंगल लेना है तो फेज एंगल ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, tan फाई का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो, देखिए फिगर, tan फाई बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो VC बाय VR। VC की जगह क्या लिखेंगे बोलो, I इंटू XC, अरे हाँ या ना, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, I इंटू R, I से I, तो tan फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, XC बाय, दोनों क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत कोई आपत्ति, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, XC बाय R, और tan फाई का वैल्यू VC बाय VR भी लिख सकते हैं। अब अगर मल्टीपल ट्रायंगल बना तो VR की जगह क्या बना लेंगे बोलो, VR की जगह क्या बना लेंगे बोलो, R, और BC की जगह क्या बना लेंगे, XC, नहीं बनेगा क्या, तो क्या इसको Z कह देंगे, Z बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर XC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज कौन सा ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, एंड Z इज द इम्पीडेंस। आ गया, इम्पीडेंस क्या है, नेट रेजिस्टेंस है, इसका भी ऐसा यूनिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं है ना भैया, तो क्या हो जाएगा ओम। That's it. कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को। अब बताओ यहाँ पे कौन आगे है, करंट आगे या वोल्टेज आगे, करंट आगे या वोल्टेज आगे, करंट आगे या वोल्टेज आगे, करंट आगे, कितने एंगल से आगे, फाई से आगे है। तो बताओ करंट का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या लिखेंगे बोलो, फाई, बोलो हाँ या ना। दैट्स इट, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, तो ये आपका आ गया। उम्मीद करता हूँ CR सर्किट समझ में आ रहा हो, ऑनेस्टली बोलना किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, गो थ्रू द बेसिक सर्किट्स आराम से बन जाता है ये सब कुछ, थोड़ा सा बस गौर करोगे, डायग्राम में कुछ भी नहीं है। चलिए लिख लीजिए कॉपी, CR सर्किट।
क्लियर है सभी को? और गिव द टॉपिक एलसी सर्किट। और देखो सीआर हो गया, एलआर हो गया, अब एलसी का ही कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। पेयरिंग अगर करना चाहो तीन लोगों तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 2 3 1 3 एलसी होगा। अब एलसी में देखो क्या है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। करंट इधर लेते हैं, बोलो हाँ, ये ना डायरेक्ट फेजर बना रहे हैं। एलसी सर्किट समझ गया ना? एक इंडक्टर ले लोगे और एक कैपेसिटर ले लोगे। बट इसके केस में याद रखिएगा, एक और भी केस आएगा, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, उसे कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, लुक हियर, फेजर डायग्राम बनाओ, आंसर लो, बताओ करंट ये होगा क्या? मिड वाला करंट है। अब रूल समझना, कहते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है, सॉरी इंडक्टर जो होता है, वो करंट से 90 डिग्री ज्यादा होता है। मानते नहीं मानते? करंट से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 90 डिग्री ज्यादा, ज्यादा तो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा। बट करंट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से 90 डिग्री ज्यादा, हाँ या ना? एंटी क्लॉकवाइज, ये वीसी हो जाएगा। नहीं आया? समझे बात को? नहीं समझे? बोलो हाँ या ना। ये क्या है बोलो, जल्दी बोलो। करंट। करंट किस में आगे होता है बोलो? करंट किस में आगे होता है? कैपेसिटर में। कितने एंगल से? कितने आगे होता है? वोल्टेज से। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से करंट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आगे है। बट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर करंट से 90 डिग्री आगे, वो भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए ना। बोलो हाँ या ना। अब इसमें क्या होता है कि जब कभी तुम ये कैलकुलेट करने जाते हो, तो इसमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, पॉसिबिलिटी है कि वीएल ज्यादा हो सकता है वीसी से, या वीसी ज्यादा हो सकता है वीएल से। तो मान लेते हैं कि वीएल ज्यादा है, क्या चीज से बोलो? वीसी से। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मान लिया ऐसा करके, ये मैंने कंसीडर किया है, इसको मान लो से। कोई दिक्कत है यहाँ से? अगर ये ज्यादा है तो इस सर्किट का नाम स्पेशल एक नाम देते हैं। डोमिनेंसी यहाँ पे इंडक्टर का है, इसको इसलिए कहते हैं इंडक्टिव एलसी सर्किट। क्या बोलेंगे बोलो सबको? ये डोमिनेंस किसका है बोलो? इंडक्टर का। अब ये सारा का सारा याद रखना, हमेशा इसको ट्रीट करोगे एज ए वो, तुम ये हमेशा ट्रीट करोगे एज अ, यहाँ पे वेक्टर। तो वेक्टर को तुम रोटेट कर सकते हो, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस वीसी को शिफ्ट कर दिया ऊपर। जैसे इसको शिफ्ट करोगे तो बड़ा कौन है, जल्दी बोलो, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, तो वीसी बना लेते हैं, ठीक ना? तो बीसी बनेगा वीएल बना, वीएल बना, इसको पलटी मारो तो क्या हो जाएगा बोलो? ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो बीसी प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। ऊपर से पहले से वीएल प्रेजेंट है, तो आंसर आ जाएगा वीएल माइनस वीसी। बोलो आया नहीं आया? क्या गया बोलो यहाँ से? वीएल माइनस वीसी। बच्चे किसी वेक्टर को जब 90 डिग्री 180 डिग्री पलटा जाता है ना, तो प्लस से हो जाता है माइनस, प्लस से क्या हो जाता है, पहले से क्या प्रेजेंट था, अब बाद में क्या आया, वीसी माइनस वीसी, तो वीएल माइनस क्या हो जाएगा वीसी। फिर से देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है बोलो बी, पलटी मारोगे तो ऊपर जाके ये माइनस बी हो जाएगा, तो ए और बी मिलके क्या हो जाएगा, ए माइनस। आ गया? अब बताओ नेट वोल्टेज, यहाँ सिंपल हो गया, नेट वोल्टेज कितना हो गया बोलो सबको? वीएल माइनस वीसी हो गया। वीएल माइनस क्या हो गया, वीसी। अब बोलो यहाँ डोमिनेंसी किसकी है, इंडक्टर की है कैपेसिटर की? इंडक्टर की। अगर इंडक्टर की डोमिनेंसी है तो ऑब्वियस बात है इंडक्टर में वोल्टेज ही आगे होता है ना। कौन आगे होता है, वोल्टेज। फर्दर इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं आई इंटू जेड। बोलो हाँ या ना? इसको क्या लिख सकते हैं बोलो?
आई इंटू एक्सएल, और इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्ससी। नहीं लिखेंगे बोलो, लिख सकते हैं क्या नहीं? अगर इसको लिख सकते हो तो बोलो क्या हो जाएगा, आई कॉमन ले ले सबसे, क्या हो जाएगा बोलो, आई इंटू जेड, आई कॉमन, क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्ससी, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, आई, क्या बचेगा, जेड बराबर, सिंपल, आई बराबर एक्सएल माइनस क्या हो गया, एक्स, आ गया क्या? तो ये हो गया नेट वोल्टेज, ये क्या हो गया बोलो, और ये नेट हो गया रेजिस्टेंस। इंपिडेंस निकाल रहे थे ना अभी, बोलो यार, इंपिडेंस जेड बराबर एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्स आर वी आर स्क्वायर निकला था, और एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकला था। अगर एलसी सर्किट है तो एक्सएल माइनस क्या निकल जाएगा, एक्सी, कब, जब कौन सा एलसी हो, इंडक्टिव एलसी। कोई दिक्कत यहाँ से? फर्दर आई बराबर आप क्या लिखोगे बोलो यहाँ से, एक्सएल का वैल्यू क्या लिखोगे, 2 पाई एफ एल, और इसे यहाँ क्या लिखोगे बोलो यहाँ से, टू, सॉरी, 1/2 पाई एफ सी, बोलो हाँ या ना? ये 1/ओमेगा सी था, देख लेना, ये ओमेगा एल था, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ एल, और ये 2 पाई एफ सी आ गया क्या? अब गौर कीजिएगा, आई और एफ का अगर डायग्राम बनाने चले बच्चों, आई और एफ का डायग्राम बनाने चले, तो यहाँ देखिएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो ये नंबर बढ़ेगा, और ये नंबर अगर बढ़ाइएगा तो ये नंबर घटेगा, तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा। तो समझना इसका एक्चुअली डायग्राम कैसा बनता है ये वाले केस का। इस केस में आई और एफ का आपसे एक बार डायग्राम पूछ ले, एक एग्जामिनेशन बता रहा हूँ, ये प्रॉपरली कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे एलआर और सीआर ही पूछा जाता है, और मैं इसको जान के करा रहा हूँ। इसका सर्किट डायग्राम देखो थोड़ा सा, पहले ग्राफ फॉल डाउन होगा, क्या होगा, फॉल डाउन, ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंसी में ये डोमिनेट करने लगेगा, बट कुछ देर के बाद ये इंक्रीमेंट होना चालू होगा, तो ग्राफ दोनों वे से जाएगा, ये डाउनवर्ड स्लोप भी पकड़ेगा और अपवर्ड स्लोप भी पकड़ेगा। और ये करंट वाला डायग्राम याद रखिएगा, आईआईटी ने एक बार पूछा, फिर सारे एग्जामिनेशन में रेकॉर्ड किया इस चीज को, लिखा यहाँ से, तो बोले इन सीरीज एलसी सर्किट, क्या बोलेगा जल्दी बोलो, इन सीरीज एलसी सर्किट ड्रॉ द डायग्राम बिटवीन करंट एंड द फ्रीक्वेंसी, द करंट फर्स्ट फॉल्स एंड आफ्टर दैट कुछ देर के बाद करंट राइज करने लगेगा। मतलब अगर इसमें तुम एम मीटर लगा दोगे तो स्टार्टिंग में करंट आपको पहले थोड़ा सा आएगा, फॉल डाउन होते दिखाई देगा, तो कुछ देर के बाद करंट रेज करने लगेगा एकाएक। आया समझ में? याद रखिएगा आई और एफ का डायग्राम। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बताओ अभी कौन सा सर्किट बना बोलो, इंडक्टिव एलसी, पॉसिबिलिटी है कैपेसिटर का हो जाए, वीसी किससे ज्यादा होगा बोलो, वीएल से, ये आसान हो जाएगा, और वीसी ज्यादा हो गया वीएल से तो इसको बोल देंगे बच्चे कैपेसिटिव एलसी, क्या बोल देंगे बोलो, एलसी। अब देखो ऊपर वीएल था, ये आई था, और ये क्या था, वीसी, पर दिमाग लगा कौन बड़ा है, वीसी बराबर वीएल क्या है, छोटा, जो छोटा है उसको मारो पलटी, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये माइनस वीएल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, वीसी माइनस वी, तो वीसी माइनस वीएल आ जाएगा, इज इक्वल टू वी नेट आ जाएगा। ये जेड बराबर क्या आ जाएगा बोलो यहाँ से, 2 पाई एफ, सॉरी, 1/2 पाई एफ सी, बोलो हाँ या ना? और फिर क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ, बोलो आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपको डेटा। आई उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, तो तीनों कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। तो हम लोगों ने तो सर्किट्स कैसे पढ़े फिर से बता रहा हूँ, आरएमएस, एवरेज, उसके बाद हम लोगों ने एंटर किस में किया जल्दी बताओ, सर्किट्स में प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, फिर कॉम्बिनेशन किया एलआर का, सीआर का और एलसी का। अब कॉम्बिनेशन करेंगे एलसीआर का, ऐसा करेंगे बोलो, एलसीआर का, और एलसीआर में हम लोग जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें सीरीज भी पढ़ेंगे और पैरेलल भी पढ़ेंगे।
मैसेज आएगा तो वापिस चेक हो गया अंदर पे। कल वाला लेक्चर अपलोड हो गया था ना?